नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण है, कैसे शुरुआत हुई, क्या कारण थे, क्या महत्व थे, क्या परिचय है इसका, पूरा डिटेल से पूरा विस्तारपूर्वक इंग्लैंड क्रांति के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। और यदि आपको कोई कमी अगर लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो पर कमी को सुधार करते हुए सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड की क्रांति। ये देख पा रहे होंगे आप, राजा जेम्स द्वितीय और गौरवपूर्ण क्रांति का जो सन है 1688। 1688 में क्रांति के द्वारा इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन गंवाना पड़ा। क्यों गंवाना पड़ा वो आगे विस्तार से पढ़ेंगे। क्या था कि मतलब इंग्लैंड में ही क्रांति शुरुआत हुई। 18वीं सदी में विश्व में 3 प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के देशों और अवश्य जो उन्हें लगता था कि हमें ज़रूरत क्या है और हमारी जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो रही हैं, यही कारण से क्रांति जन्म लेती है। तो इन क्रांतियों में सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटित हुई, जिसे हम वैभवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति के नाम या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो 1688 में घटित हुई थी। और 1688 में ही इंग्लैंड में हुई इस रक्तहीन क्रांति ने अमेरिका के इंग्लैंड का उपनिवेश स्वतंत्रता की मांग की बुलंद थी। इसमें से क्या हुआ था दोस्तों, जब अमेरिका में क्रांति हुई थी, अमेरिका में वहाँ की स्वतंत्रता के लिए, तो यहाँ से इंग्लैंड के कुछ आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था जो कहीं ना कहीं उसको उत्साहित किया और स्वतंत्र विचार और अपने विकास के लिए हमें किसी से हमारे ऊपर या किसी भी प्रकार का अधिकार हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिससे हम देश या खुद का सशक्त विकास कर सके। इसके लिए हमें होती है हमारी आज़ादी। तो यही रक्तहीन क्रांति, एक रक्त का टुकड़ा बहे बिना इस क्रांति की जंग जीती गई। यही थी वैभवशाली क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड 1688 में रक्तहीन क्रांति ने अमेरिका के स्वतंत्रता की मांग बुलंद की और अमेरिका में शासन ब्रिटिश संसद द्वारा चलाया जाता था, जो अमेरिका वासियों का सहन न था। वे स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते, अतः अमेरिकी उपनिवेश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वही अमेरिकी क्रांति था। दोस्तों, क्यों संघर्ष स्टार्ट हुआ? अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने विकास के लिए जो संघर्ष किया गया वो अमेरिकी क्रांति। ये जो अमेरिका की क्रांति स्टार्ट हुई थी 1776 ईस्वी में हुई। इसके 2 क्रांतियों के परिणाम हुए। प्रभाव जो स्वरूप यूरोप में क्रांति का दौर प्रारंभ हो गया। 18वीं सदी में यूरोप देशों में फ्रांस की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर अत्यंत जर्जर थी। समाज में भी अलग प्रकार से भेद और आर्थिक, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम, किसी के पास पूंजीपति बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास कम है। इस प्रकार से व्यवस्था क्या थी? जर्जर। शासक कुलीन तथा पादरी वर्ग में केवल अपनी विलासता पर ही ध्यान देते थे। शासक जो होते थे, राजा होते जो, तो अपनी विलासता, अपनी लग्जरी लाइफ जीवन जीने पे महत्व ज़्यादा देते थे। प्रजा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस कारण से क्रांति की शुरुआत हुई। जनता एवं जनहित के कार्यों और प्रशासन में उनकी कोई रुचि नहीं थी किसी भी प्रकार से कि क्या जनता क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या कैसे रह रही है, कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही थी। केवल महाटोपा एवं कृषकों का शोषण करते थे। जो वहाँ के कृषक होते थे और भी जो समाज वर्ग था, उन पे केवल कृषकों में से क्या होता था, अधिक ज़्यादा टैक्सेस लेकर और ज़बरदस्ती किसी न किसी से खेती करवाना किसी प्रकार की, और इस प्रकार से किसानों पे अत्याचार हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में फ्रांस में बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने जनता, तो ये फ्रांस की क्रांति में हम पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि परिचय क्या था, कैसे। तो 1685 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी लघु भ्राता इंग्लैंड के राज सिंहासन पर जेम्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय के बाद जेम्स द्वितीय नाम से आसीन हुआ। जेम्स द्वितीय ने राजा बनने के बाद कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। उसने अपनी नीति को सफल बनाने के लिए लुई 14वें, किसे दोस्तों? लुई 14वें से प्राप्त धन को आधार बनाया। 1685 ईस्वी से ही फ्रांस में आतंक का वातावरण प्रारंभ हो गया था। तत्पश्चात फ्रांस का आतंक वातावरण प्रारंभ हो गया तत्पश्चात इस प्रकार से। और जेम्स ने विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में कैथोलिक मतालबियों का जेम्स द्वितीय ने कहा था कि अगर जो कोई कैथोलिक धर्म अगर स्वीकार नहीं करता है, उसको अनुसरण नहीं करता है, तो उसकी डिग्रियां अनवैलिड कर दी जाएं, डिग्री नहीं दी जाएं। ऐसा मतलब उन्होंने बोलवाला यूनिवर्सिटियों में किया था, विद्यालयों में किया था। सरकारी जहाँ कामकाज होते थे वहाँ उनकी, जो कैथोलिक धर्म के अनुयायी नहीं होते थे, उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। जेम्स के अन्य अनुचित और अवैध कार्यों से इंग्लैंड में तीव्र रोष और विरोध फैल गया। अंत में जेम्स द्वितीय को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और संसद उनकी
संसद ने उसकी पुत्री मेरी, दोस्तों संसद में ने उसकी पुत्री मेरी और पति उसके मेरी के पति विलियम को इंग्लैंड में आमंत्रित किया, जो विलियम हॉलैंड में थे। मेरी को इंग्लैंड की शासिका बनाया और इस घटना को इंग्लैंड में महान क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी नहीं बही और परिवर्तन हो गए। दोस्तों बहुत ही ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति थी जिसमें से रक्त की एक बूंद भी नहीं बही, बताइए उस क्रांति का नाम क्या है? तो वो इंग्लैंड की क्रांति थी। इससे इस क्रांति को गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि वैभवपूर्ण क्रांति के कारण क्या थे, क्यों हुई वैभवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, वैभवशाली क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। आइए विस्तार से जानेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1688 ईस्वी के महान अंग्रेजी क्रांति शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी। इंग्लैंड का राजा बदला और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। 1688 ईस्वी की महान अंग्रेजी क्रांति शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन कहीं पर भी खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। सम्राट जेम्स द्वितीय द्वारा संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में क्रांति हुई थी। सम्राट जेम्स द्वितीय को अपने निरंकुश शासन संसद की अवहेलना करने तथा प्रोटेस्टेंट धर्म विरोधी नीति के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी। एक दूसरा धर्म था प्रोटेस्टेंट धर्म, जिसके विरोध में वो कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था राजा, जबकि वहाँ की पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्टेंट धर्म की थी। 1688 ईस्वी में क्रांति के बाद इंग्लैंड का सम्राट बना विलियम तृतीय। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में स्वच्छंद राजतंत्र की इमारत टूट चुकी थी, जो अपने स्वयं से किसी पब्लिक के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती थी और अपना राजतंत्र स्थापित कर लेते थे। उस राजतंत्र की इमारत टूट चुकी थी। संसदीय शासन पद्धति की स्थापना हो जाने से क्या हुआ, अब यहाँ से संसद बनी, संसद में सभी जनता प्रतिनिधित्व करती थी। पद्धति की स्थापना हो जाने से जनसाधारण के अधिकार सुरक्षित हो गए थे। राजनीतिक एवं धार्मिक अत्याचार से भयमुक्ति पाकर लोग आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने लगे थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वालपोल स्वयं एक योग अर्थशास्त्री था। देखिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वालपोल एक स्वयं योग अर्थशास्त्री था। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इंग्लैंड को गृह युद्ध या बाह्य आक्रमण की आशंका नहीं थी। आंतरिक शांति और सुदृढ़ता व्यापार की प्रगति में सहायक थी, जबकि यूरोप के अन्य देश राजनीतिक उलझन में फंसे हुए थे। ट्यूडर वंश की शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। अगर आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इंग्लैंड में जो महारानी का शासन है, महारानी एलिजाबेथ किस वंश से संबंधित थी, तो वह संबंध है ट्यूडर वंश से संबंधित। समझ में आ रहा होगा, ट्यूडर वंश। इंग्लैंड फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, तो वो इंग्लैंड में हुआ था। 1867 ईस्वी तथा 1884 ईस्वी के सुधार अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में मजदूर वर्ग को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। मजदूर वर्ग को मतदान, वोटिंग, इलेक्शन राइट्स मिले। कब, कौन से अधिनियम से? 1867 ईस्वी 1884 ईस्वी के सुधार अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में जो मजदूर वर्ग था उसको मतदान, वोटिंग डालने का अधिकार मिला। मजदूरों को मताधिकार प्राप्त होने से इंग्लैंड में समाजवादी आंदोलन की तेजी से प्रगति का दौर शुरू हो गया। इंग्लैंड में जनवरी 1950 ट्रेड यूनियनवादी तथा समाजवादी गुटों जैसे सोशल डेमोक्रेटिक फेबियन सोसाइटी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सदस्यों की मिलीजुली बैठक हुई। इस बैठक परिणाम स्वरूप लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी नामक एक संगठन का अस्तित्व सामने आया। 1969 में इंग्लैंड की संसद अधिकार अधिनियम को पारित किया। कब किया? 1969 में। इसके साथ इंग्लैंड की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। दोस्तों, अभी इसके पहले हमने क्या देखा कि इंग्लैंड की क्रांति घटित क्यों हुई थी, तो वहाँ के जो राजतंत्र था, राजा थे, अपनी विलासतापूर्ण जीवन जीने में ज़्यादा व्यतीत होते थे। वो प्रजा क्या कर रही है, प्रजा पर रुचि नहीं थी और वो कृषकों और प्रजा पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूले जाते थे, जिसके कारण से कृषकों और वहाँ के श्रम वर्ग और भी जो महान विद्वानों को लगा कि स्वतंत्रता स्थापित होनी चाहिए, संसद जैसी कोई एक संस्था होनी चाहिए, जिसके कारण हमारे सारे कार्यों को